मैंने पिताजी के प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। एक समय लगा मुझे कि मैं वैद्य बनूंगा, तो मैंने इस तरह देखते देखते एक छोटा सा डेटाबेस तैयार करना शुरू किया कि ये मरीज आया तो आया कैसे है, किसने इसको भेजा। धीरे धीरे फाइल बनती गई और देश में डॉक्यूमेंटेड प्रैक्टिस करने का एक तमगा मेरे ऊपर चला गया। जनवरी 97 में मेरे पास एक 17 वर्षीय बच्चा आया। 97 में उसको 9 अटैक आ चुके थे और आयुर्वेदिक दवा के बाद आज वो बच्चा प्रौढ़ में बदल चुका है, उसको कोई शिकायत नहीं है। पर मैं आज ये बात इतने दावे के साथ क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि उसका डायग्नोस के पर्चे मेरे पास हैं, उसके डायग्नोस करने वाले डॉक्टर के पर्चे मेरे पास हैं, उसके अता पता मेरे पास मौजूद है और जिस तारीख को मैंने जो दवा दी है कोई भी उस फाइल को देख सकता है। तो मेरे आज जो 2100-2200 मरीज हैं उसका एक डेटा है। पैंक्रियाटिक कैंसर को भी कम कर सकते हैं। तो जान बचाने वाला ये पेपर एक भूमिका है, अंत नहीं है, परंतु एक शुरुआत है। नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य बालेंद्र प्रकाश। मेरा जन्म एक वैद्य के घर में हुआ। मेरे स्वर्गीय पिता वैद्य चंद्र प्रकाश जी मेरठ में अपनी दवाइयाँ बना के चिकित्सा करते थे, जो कि आयुर्वेद की परंपरा रही है और उनके भी गुरु थे। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ मरीज ठीक होते थे, पिताजी के पास अंतिम अवस्था में आते थे और वो उनको तो याद रखते थे, पर मैं ऐसे बहुत सारे मरीजों को देखता था जो नहीं ठीक होते, उनके बारे में कोई बात नहीं होती थी। परंतु जो ठीक होते थे वो हैरानी की बात थी कि वो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से असाध्य थे, ठीक नहीं हो सकते थे। तो इधर मैं बीएससी कर रहा था और बीएससी में मैं नए नए आविष्कारकों की कहानी पढ़ रहा था और इसमें जो इसने मुझे प्रभावित किया वो था जॉर्ज मेंडल। वो एक चर्च में पादरी है। वो उसके बैकयार्ड में एक किचन गार्डन है, वहाँ पर मटर बोते हैं, लाल बीज के, सफ़ेद बीज के। और फिर वो देखते हैं कि लाल बीज को जब दोबारा बोते हैं तो उसमें से किसी के सफ़ेद निकलते हैं, किसी में गुलाबी निकलते हैं, किसी में लाल निकलते हैं। फिर जब दोबारा उस बीज को बोते हैं तो सफ़ेद में से लाल निकल आता है। तो उन्होंने उन आंकड़ों को देखा कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं। उससे पहले वेस्ट में बाइबल का जोड़ था और ऐसे कहा जाता था कि हर मटर का पौधा गॉड का बनाया हुआ है। पर उन्होंने कहा नहीं, ये इसके पीछे एक विज्ञान है जो चलता है। उनकी बात नहीं सुनी गई, परंतु उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे आंकड़े इकट्ठे किए, टेबुलेट किए और किसी जर्नल में छाप के चले गए। और वो कोई पबमेड जर्नल नहीं था, कोई बहुत बड़ा जर्नल नहीं था, पर वो पब्लिश था। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद किसी ने काम किया उसी से मिलता जुलता, तब पता चला कि ऐसा काम हुआ है। और तब वो फादर जो दुनिया में नहीं थे, जो बायोलॉजिस्ट नहीं थे, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो आज दुनिया में जो डीएनए, आरएनए, उनकी मूल में क्या है? उस चर्च के पादरी का मटर का पौधा। इसी तरह और कहानियाँ थी, जैसे जेम्स वाट की भाप की कहानी, न्यूटन की ग्रेविटी की कहानी, राइट ब्रदर की हवाई जहाज की कहानी की। कैसे लोगों ने एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी को मिलाते हुए नए नए आविष्कार किए, ऑब्जर्वेशन की, और सब में था कि सब ने अपनी चीज़ों को आंकड़ा किया। तो मेरा बीएससी का प्रभाव, उधर पिताजी का काम, मैंने पिताजी के प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। एक समय लगा मुझे कि मैं वैद्य बनूंगा, तो मैं पिताजी के तख्त पर बैठने लगा। उनके पास एक रजिस्टर होता था और आज भी वो रजिस्टर हमारे देश के जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस है कॉलेजेस में, वहाँ एक रजिस्टर होता है, उसमें उनका क्रम नंबर, नाम, पता, बीमारी का नाम, क्या दवा दी, कितना पैसा लिया, वो लिखा होता है। मैंने भी वही देखा। तो पिताजी एक बार दवाई का नाम लिखते थे, मरीज का नाम लिखते थे और अगली बार जब मरीज आता था उससे पूछते थे, फिर पन्ने पलट के दवा देते थे, अगर ठीक है, और अगर बदली है तो वो फिर से लिख दिया करते थे। तो मैंने देखा कि उनके पास जो मरीज आ रहे हैं तो उसमें कुछ ठीक वाले भी हैं। तो मैं उनसे पूछता था, आप कहाँ से आए, कहाँ से आए? तो मैंने इस तरह देखते देखते एक छोटा सा डेटाबेस तैयार करना शुरू किया कि ये मरीज आया तो आया कैसे है, किसने इसको भेजा। फिर चिट्ठियाँ उनकी संभाल के रखनी शुरू की। फिर उनके रजिस्टर में मैंने बोला जो पिछला नंबर था
नए नंबर के साथ पिछला नंबर दे दिया तो अब मुझे ढूंढने में आसानी हो गई। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन पहले उनके रजिस्टर का स्ट्रीमलाइन किया और ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 84 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। थोड़े समय तो मैंने उसी रजिस्टर को थोड़ा मॉडिफाई किया, फिर मैंने एक अकाउंट की जो शीट आती है, सेपरेट शीट मरीजों की बनानी शुरू की, क्योंकि मरीजों का नाम, पता, दवा लंबी चलती है और उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सब रखना शुरू किया। और शौक था, और शायद ये जो मुझे असर हुआ, ये आयुर्वेदिक कॉलेज का असर नहीं था, ये मेरी जो राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ में हमें जो इंडेक्सिंग पढ़ाई जाती थी कि किताब की इंडेक्सिंग करनी है, कॉपी की इंडेक्सिंग करनी है, प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनानी है, शायद उसका प्रभाव था, चार्ट कैसे बनाना था, उसका प्रभाव था। तो करता गया। फिर 86 में, 87 में मरीज ठीक हो रहे हैं तो पैसे नहीं थे, तो पुरानी डायरियाँ मिल जाती थी, किसी किसी को दे जाता था, कोई पुरानी डायरी ले आता था, हर डायरी का एक पेज बना दिया, पेज नंबर 1, और इंडेक्स में पेज नंबर 1 ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। इस तरह मैंने पुरानी डायरियों पे जब मरीज आया उसकी तारीख लिखी, क्या क्या सिम्टम है, एक लॉग बुक टाइप की बनानी शुरू की। तो मुझे याद है 87 का एक बच्चा धर्मपाल, छिछरौली गांव, हरियाणा से आया, और मैं लिखता हूँ आज प्लेटलेट 800 थे, WBC इतने थे, डॉक्टर SP गर्ग की रिपोर्ट हुई, फिर दोबारा है तो ऐसी हुई, अब बुखार इसका उतर गया है, इतना बुखार रहता था, वो सब लिखता चला गया। तो 86 87 में मेरे हाथों से एक बच्चा ठीक हुआ, जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स हुआ था ब्लड कैंसर का लंदन में। वो ठीक हो गई। जब लंदन गया तो लंदन के डॉक्टर आए, और उनकी बाकी बातें तो छोड़ें, उनका जो कार्य करने की शैली थी वो 10 दिन रहे। उन्होंने एक एक वर्ड को लिखा, रिपोर्टिंग। तो लिखते थे कि हुएन स्वांग आए कोई, उन्होंने अपनी डायरी लिखी, उनकी कहानी लिखी, बड़े बड़े घुमक्कड़ लोग होते हैं, उन्होंने अपनी कहानी लिखी। तो उसी तरह जो डॉक्टर मिलर लंदन से आए, उन्होंने 10 दिन की जो रिपोर्ट लिखी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर जब वो आए, मरीज ठीक हुआ, तो मैं भी लंदन गया। तब मैंने देखा कि ये डॉक्टर जो है लंदन के, ये एक डॉक्टर होता है, हमारा एक रिसेप्शनिस्ट होता है। रिसेप्शनिस्ट बाहर पैसे लेता है, डॉक्टर के कमरे में भेज देता है, और डॉक्टर साहब बाहर से आते हैं, फिर वो दवा लेके चला जाता है। पर मैंने देखा कि लंदन में डॉक्टर का रिसेप्शनिस्ट नहीं है, वहाँ पर एक मेडिकल सेक्रेटरी है। डॉक्टर के कमरे में कुछ नहीं है, बहुत सारी फाइलें मेडिकल सेक्रेटरी के पास हैं, एक रिसेप्शनिस्ट भी है, पर रिसेप्शन का काम किसी से बात करना नहीं है, किसी से पैसे लेना भी नहीं है। वो मेडिकल सेक्रेटरी के पास जाता है, मेडिकल सेक्रेटरी उनकी फाइल वाइल सब लगाती है, डॉक्टर के लिए नोट तैयार करके वो अंदर जाता है, और डॉक्टर के पास मुश्किल से 2 मिनट, और फिर सेक्रेटरी के पास। तब मैंने पूछा ये कौन है? बोले ये सारा डेटा जनरेशन यही करता है। तो उसका प्रभाव मेरे पर पड़ा, और मैंने आने के बाद अपनी हर मरीज की एक नई फाइल बनानी शुरू की, एक इंडेक्स रजिस्टर बना दिया हर साल का, ABCD। मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि उन मरीजों की मैं फाइल भी लगा सकता था। 88 में कंप्यूटर आ गए थे, पर कभी लाइट आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी कंप्यूटर करप्ट हो जाता था, कभी चलता था, कभी इंटरनेट, कई कई दिन तक नहीं आता था, फैक्स मशीन का भी ये हाल था। तो मेरे लिए फ़ोटोकॉपियर और उनकी रिपोर्टें ज़रूरी थी। वो धीरे धीरे फाइल बनती गई, और देश में डॉक्यूमेंटेड प्रैक्टिस करने का एक तमगा मेरे ऊपर लग चला गया। तो आज भी मेरे पास जो 85 के मरीज हैं, 86 के मरीज हैं, 87 के मरीज हैं, कितने मरीज आए, कितनों ने दवा खाई, कितनों ने छोड़ दी, कितनों को फ़ायदा हुआ, कितनों को नहीं फ़ायदा हुआ, ये सब आंकड़े मैं हर साल की एक अपने यहाँ बनाता चला गया। इसी बीच में हमने देखा कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा ठीक हो रही हैं, कुछ बीमारियाँ जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हैं। जो नहीं ठीक हो रही हैं कोई बात नहीं, हम खुदा तो है नहीं, पर जो ठीक हो रही हैं वो ऐसी हैं जो असाध्य हैं। तो उसी बीमारी में एक बीमारी जिसका मैं डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ कैंसर के अलावा, उसका नाम है पैनक्रेटाइटिस। हमने देखा कि तांबा, पारा, गंधक के योग से 2-3 साल में बनने वाली एक दवा से पैनक्रेटाइटिस के मरीज ठीक होते हैं। ठीक है, 1 मरीज आया, 2 मरीज आया, 3 मरीज आया, इसको भाषा में बोलते हैं एम्पिरिकल सक्सेस। हमने कहा चलो अब जो हो गया सो हो गया। 97 होते होते हमने इसको एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया कि अब जनवरी 97 से जो मरीज आएंगे इसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। तो वो फाइल जनवरी 97 से मेरे पास मौजूद है। मैंने देखा कि पैनक्रेटाइटिस के मरीज ठीक हो रहे हैं, और मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना था। तो पिछला काम तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूरी होता है कि आप बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड काम करेंगे, प्रोस्पेक्टिव काम करेंगे।
तो 97 से हमने ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा इन ट्रीटिंग पैनक्रेटाइटिस करना शुरू किया। तो जनवरी 97 में मेरे पास एक 17 वर्षीय बच्चा आया जिसका जीबी पंत हॉस्पिटल में उस समय के एसोसिएट प्रोफेसर जो आज ILBS के डायरेक्टर हैं डॉक्टर SK सरीन साहब उसका इलाज कर रहे थे, और उसी के कहने पर वो बच्चा उसके पिताजी मेरे पास लेके आए थे। तो 97 में उसको 9 अटैक आ चुके थे और आयुर्वेदिक दवा के बाद आज वो बच्चा प्रौढ़ में बदल चुका है, उसको कोई शिकायत नहीं है। पर मैं आज ये बात इतने दावे के साथ क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि उसका डायग्नोस के पर्चे मेरे पास हैं, उसके डायग्नोस करने वाले डॉक्टर के पर्चे मेरे पास हैं, उसके अता पता मेरे पास मौजूद है, और जिस जिस तारीख को मैंने जो दवा दी है कोई भी उस फाइल को देख सकता है। तो मेरे आज जो 2100-2200 मरीज हैं उसका एक डेटा है, हर मरीज की फाइल हो गई, हर मरीज का ये हो गया। और फिर हमने एक चीज़ सोचा कि मरीज ठीक होने के बाद कई बार फ़ोन नहीं करता, तो क्या मरीज ठीक होना और मरीज बात करना मरीज का ही काम है? मेरे को भी तो फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि मुझे पता चलता है कि मरीज़ ठीक है कि नहीं है। तो मैं मरीजों के जन्मदिन पर या नए साल पर या दिवाली पर या जो भी उनका त्यौहार था, उनके ऊपर हम ऑफिस से फ़ोन करने लगे, आप कैसे हैं? एक संवाद हमने कायम रखा। तो यही कारण है कि जो 1997 से जो अभी तक के मरीज़ हैं, हमारा हर एक से संवाद है, ठीक हुए तो भी, नहीं ठीक हुए तो भी, ये डॉक्यूमेंटेशन चला। अब ये डॉक्यूमेंटेशन है क्या? डॉक्यूमेंटेशन है प्रमाण। आयुर्वेद की किताबों में प्रमाण लिखा है द्रव्यों में, यथ कर्म गुणा संवाह्यत तद्द्रव्यम, जिसमें कर्म और गुण समवाय से रहते हैं। और उसमें प्रमाण भी एक है, प्रमाण मतलब एविडेंस, और उसमें भी प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने दिखाई दे रहा है, एक अनुमान प्रमाण है। एक बड़े बुजुर्गों का आप्तोपदेश जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है इनका है, और एक है युक्ति प्रमाण। तो सबसे प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आज जो मेरे पास फाइल है वो ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं मरीजों को बोलता हूँ जैसे एक फुटवेयर होता है पैरों में, फिर एक लोअर होता है, फिर एक टॉप होता है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन इनका कॉम्बिनेशन हमारे भोजन में होना चाहिए। और ये देखा गया कि जब ये आहार का संतुलित भोजन होता है, फिर नींद होती है, और ये जो दवा रसशास्त्र के आधार पर बनी हुई हमारी, जिसको भारत सरकार ने भी पेटेंट दिया है, देश का पहला पेटेंट और दुनिया का दूसरा पेटेंट क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस पे दिया गया है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये मरीज बिल्कुल ठीक होती है। तो हम देख रहे हैं कि ये बीमारी 1652 में विदेशों में एक ऑटोप्सी में पता चली, फिर धीरे धीरे करते हुए 1937 में पहला केस हिंदुस्तान में रिपोर्ट हुआ। पर क्या हुआ कि अचानक हिंदुस्तान सबसे ऊपर चला गया, और वो भी युवा वर्ग, जो उनका प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जिस समय खेलने कूदने की उम्र है, अचानक 17 साल के बच्चे को पेट में दर्द होता है, और पता क्या चलता है कि साहब एग्ज़ाम था, पूरी रात जगा था, खाना भी नहीं खाया था, आया तो एकदम दर्द हो गया, एग्जर्शन हो गया। या वो जिम में जाके 2-2, 4-4 घंटे जाता था, वहीं से आया तो दर्द हो गया। तो खान पान, रहन सहन, व्यायाम, इन सब का जो हमने आंकड़े बनाया, तो इन आंकड़ों को हमने जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में छापा है। तो मुझे याद है कि 2 साल पहले मुझे 1 साल पहले मुझे जयपुर बुलाया गया ऑन्कोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी इम्यूनिटी। तो मैंने कहा मेरा क्या काम है? बोले वैद्य जी आप जो काम कर रहे हो, आप कैंसर का प्रिवेंशन कर रहे हो, क्योंकि 20% तो मिनिमम मान के चलो। तो अगर आपने 2000 मरीजों का इलाज किया है तो 400 लोगों का तो आपने प्रिवेंशन कर दिया। तो ये हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि बीमारी बढ़ती जाती है और हम केवल शराब और तंबाकू के ऊपर फोकस करे बैठे हैं, यही बीमारी के कारण होते हैं। जैसे कई बार कैंसर डे को एंटी टोबैको डे बना देते हैं, पर केवल ऐसा नहीं है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, सब चीज़ें इसमें ज़रूरी है। जैसे एक आदमी किसी एक वजह से डाकू नहीं बनेगा, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कि वो आदमी जो दूसरे की जान बचाने के लिए हुआ है, अचानक अंधाधुंधों को मारने लगे। तो आतंकवादी को मारना आतंकवाद का इलाज नहीं है, आतंकवादी बने ही नहीं, ये आतंकवाद को रोकने का इलाज है। उसी तरह हमारे शरीर में पैनक्रेटाइटिस हो जाए, पैनक्रियास को काटना इलाज नहीं है। हमारे शरीर में पैनक्रेटाइटिस हो ही नहीं, उसका इलाज है। तो रात को जगने से होता क्या है? तो किताबों में सब लिखा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से लिवर पैनक्रियास में सूजन आती है, और उधर जब सूजन आती है तो सोने से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है, वो सूजन को कम करता है। तो जब हम जगते हैं रात को, एक तरफ तो समस्या हो रही है और समस्या का समाधान नहीं है। तो लोगों को क्या बोला, पर जब तक ये आंकड़े हम लिखेंगे नहीं, टैबुलेट नहीं करेंगे, जनता के सामने लाएंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट लाइफ है,
खेलने कूदने की है, खाते कमाते जो भी हो जाए। परंतु इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में स्टूडेंट है। मैंने देखा इंजीनियरिंग में क्यों ज़्यादा है कि वो दिन भर तो घूमते रहेंगे, रात को लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे और फिर खाते भी रहेंगे, करते भी रहेंगे, सुबह खाएंगे नहीं। तो आयुर्वेद ने बीमारी का कारण का अनशन, लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग, अतिशन, ठूस के खा लिया, और अध्यशन अभी खाया एक काजू, फिर आधे घंटे बाद फिर खाया, फिर 1 घंटे बाद खाया, अध्यशन। ये तीनों बीमारी के कारण हैं। और ये लोग करते हैं जो रात को जगते हैं, कुरकुरे खा लिए, नमकीन खा ली, मैगी खा ली, कुछ भी खा लिया। तो ये मैगी बुरी नहीं है, पर बेमौसम की बरसात, वो कहते हैं ना, बगैर बेमौसम की बरसात या वो किसी भी समय की बीन बजाई, भैरवी बजाना, बेमौसम की भैरवी बजाना। तो आपको टाइम पर खाना खाना, टाइम पर सोना, इन सब करने से है, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस एक नए ज़माने की नई बीमारी है। और ये जो पेपर हमारा छपा है, इसका उद्देश्य यही है कि हम इसके बारे में जन जागरूकता पैदा करें, वैज्ञानिकों के बीच में, स्टेक होल्डर के बीच में, घर में परिवार के बीच में, जिससे कि लोग इस बीमारी से बचने के उपाय करें। क्योंकि जब ये बीमारी होती है तो ये शरीर को तो तोड़ती है, मन को भी तोड़ती है। अभी 4 दिन पहले मैं बेंगलोर में था, एक मेडिकल स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर का बच्चा था, उसको 3 साल पहले पैनक्रेटाइटिस हुई और 4 बार अटैक आ चुके हैं, हॉस्पिटल भी जाता है। अब वो मेडिकल में तो है, पर वो बार बार घर वालों से कहता है बचूंगा तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि वो देख चुका है कि पैनक्रेटाइटिस मारक बीमारी है। तो मैंने कहा, बोले भाई जी से कुछ बोलो। मैंने कहा, बेटा तुम रोज़ सोचो कि मैं ठीक नहीं हूँगा, पर ये दवा खाओ, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, फिर 10 साल तक बोलना, 20 साल तक बोलना, 40 साल बाद अपने आप भूल जाओगे कि ये मेरे को बीमारी थी, क्योंकि ये ठीक होती है। पैनक्रेटाइटिस रिवर्सिबल है, परंतु उसके साथ आपको अपने जीवन शैली में, अपनी आहार शैली में, और कुछ एसेंशियल मिनरल्स जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि किसी वजह से वो बॉडी में या तो मिल नहीं रहे हैं, मिल रहे हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, वो ज़रूरी है। तो इन सब का आंकड़ा हमने जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में डाला है। ये मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टरों का द्वारा, इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन के द्वारा ये पब्लिश होने वाला भारतीय जर्नल है, पर इंटरनेशनल कैटेगरी का है। उसमें बीमारी के कारण, बीमारी किन किन लोगों में हो रही है, क्या क्या हमने ऑब्जर्वेशन की है, वो चीज़ें बोली हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि वो लोग इसको पढ़ें, इसको समझें। क्योंकि आप रात के 2 बजे सो के सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हो तो क्या फ़ायदा, 8 घंटे तो हो गए, तो 9 से 5 कर लो, क्योंकि तरीका तो वही है। और कहावत भी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि लेट टू बेड एंड अर्ली टू राइज। और एक चीज़ और है कि जितने भी मरीज हैं इनमें एक चीज़ और है विलक्षण, 86% में विटामिन D3 की कमी है। और क्यों ना होगी, जब सूरज का मुंह ही नहीं देखा। और आजकल तो फैशन हो गया है कि सूरज हमारे ऊपर लगना जाए तो नाखून को भी ढक के चलते हैं। सबसे पहले पूना में देखा कि पहले नकाबपोश सुने थे, पर पूना में देखा कि वहाँ पर स्कूटर चला रहे हैं लड़के लड़कियाँ, उनके मुंह भी ढके हुए हैं, नाक भी ढकी हुई है, हाथ भी, नाखून भी ढके हुए हैं, कि धूप ना लग जाए। अरे धूप लगने से क्या होगा, रंग काला पड़ जाएगा। अरे काला तो पड़ जाएगा रंग से, पर होगा क्या, तो विटामिन डी की सीवियर कमी है। और इसका असर क्या हुआ, जब कोरोना काल आया तो पूना एक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सिटी था देश का, क्योंकि वहाँ पे एक फैशन हो गया। तो हम धूप से बचते हैं, पर धूप से बचेंगे तो विटामिन डी आएगा कहाँ से, और विटामिन डी नहीं आएगा तो इसका इम्यून सिस्टम कैसे होगा। परंतु जब तक हम जागरूकता पैदा नहीं करेंगे कि विटामिन डी किस में देखा गया कमी, कैंसर में देखा गया, पैनक्रेटाइटिस में देखा गया, और इसको लेना जरूरी है, तो आप देखेंगे कि रंग काला जरूरी है कि तंदुरुस्ती जरूरी है, कैंसर जरूरी है कि रंग गोरा रंग जरूरी है, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो यही सब आंकड़े जिनका असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी जेब पर हो रहा है, इसके लिए ये पेपर छापा है, और जिसके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो जानलेवा बीमारी है, जिसमें 20 से 50% लोगों को कैंसर हो जाता है, अगर इन आंकड़ों को हम माने, इन आंकड़ों के आधार पर आगे रिसर्च करें, तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी का बर्डन हम समाज में काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और पैनक्रेटाइटिस के बर्डन को कम करके हम तेज़ी से बढ़ने वाले पैनक्रेटाइटिक कैंसर को भी कम कर सकते हैं। तो जान बचाने वाला ये पेपर एक भूमिका है, अंत नहीं है, परंतु एक शुरुआत है।